चलिए, आज हम लोग चर्चा करेंगे परमुटेशन पर। परमुटेशन क्या है? देखो, परमुटेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ एनी नंबर्स और थिंग्स इज नोन एज परमुटेशन। उस डिफिनिट ऑर्डर का सेंस क्या हुआ? जिस ऑर्डर में वह कहता है उस ऑर्डर में आप अरेंज कर सकते हैं कितने तरीके से। जैसे सपोज करो कि तुम्हारे पास दो नंबर दिए हैं 1 3, और पूछा जा रहा है कि आप इसे कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो 1 3 और 3 1। उसी तरह से ए बी सी या 3 लेटर्स दिए हुए हैं, आप इसे कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? ए या बी पहले रखिए, तब सी, तब ए, या बी ए सी, सी तब ए बी, देन सी डी। अब रहा कि यदि आप 3 लेटर्स या 3 ऑब्जेक्ट्स कुछ दिए हुए हैं, तब आप आसानी से इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। लेकिन नंबर ऑफ थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स आर 25 30, तब तो अरेंज करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तब उसके लिए हम लोग फॉर्मूला चलते हैं एनपीआर। पहले हमें यह समझना होगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यह क्या होता है। देखो, मान लो कि कोई वर्क हमें कंप्लीट करना है, लेकिन वो वर्क डिफरेंट पार्ट में तैयार होता है। तो किसी एक जॉब को करने के बाद ही आप दूसरा जॉब कंप्लीट कर पाते हैं। तो इस दोनों जॉब में जितने भी वेज होंगे उनमें, यानी तरीके होंगे, उनमें क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। जैसे सपोज करो किसी हॉल में 5 डोर हैं, 5 दरवाजे हैं। आप किसी एक दरवाजे से इन करके बाकी कितने दरवाजे से बाहर आ सकते हैं। इसका अर्थ हुआ कि जिस दरवाजे से आप इन कीजिएगा उस दरवाजा से आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, यानी एक तरह से समझिए कि वो लॉक हो गया। तब आप कितने तरीके से आप अंदर जाकर भी बाहर निकल सकते हैं। तो देखो, अंदर जाने के आपके पास कितने रास्ते हैं? 5। इसका अर्थ हुआ कि फर्स्ट वर्क आप कितने तरीके से कर सकते हैं? 5 तरीके से। अब बाहर जाने के कितने तरीके होंगे? तो जैसे हमने कहा कि जिससे आप जा रहे हैं उससे आप बाहर नहीं निकल सकते। इसका अर्थ हुआ कि वो लॉक हो गया। तो आप अंदर जाने के लिए 5 तरीके हैं आपके लिए, लेकिन बाहर आने के लिए कितने तरीके हैं? 4 तरीके हैं। तो टोटल आप कितने तरीके से हॉल के अंदर जाकर बाहर निकल सकते हैं? यह हुआ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यानी फर्स्ट जॉब आप 5 तरीके से कर सकते हैं, दूसरा जॉब आप 4 तरीके से कर सकते हैं। तो टोटल आप कितने तरीके से कर सकते हैं? 20। इसी को देखो, अरेंज हम लोग किया है ए बी सी को। अब मान लो कि फर्स्ट प्लेस 3 प्लेस पर हमको अरेंज करना है। हम लोग को देखें इस तरह से 6 है, 1 2 3 4 5 6। अब फर्स्ट प्लेस को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? या तो यहां ए रख सकते हैं, या बी रख सकते हैं, या सी रख सकते हैं। दैट इज 3 वेज। आप कितने तरीके से इसे अरेंज कर सकते हैं? 3 तरीके से। अब सपोज करो कि ए यहां हम रख दिए। सपोज करो, रखेंगे तो कोई तरीका 3 होगा, लेकिन रखेंगे तो कोई एक ही लेटर। मान लो कि हमने ए रख लिया, अब हमारे हाथ में कितने लेटर बच गए? 2। तो इस प्लेस को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 2 वेज। ए रखने के बाद या तो बी पुट कीजिएगा या सी पुट कीजिएगा। तो इसके कितने तरीके हुए? 2 तरीके। उसके बाद इस प्लेस को अरेंज करने के बाद आपके पास एक ही लेटर है और एक ही प्लेस है, तो इसे कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 1 वेज। तो देखो टोटल कितना हुआ? 3। फर्स्ट जॉब आप कितने प्रकार से कर सकते हैं? 3 तरीके से। सेकंड जॉब 2, और थर्ड जॉब 5, दैट इज 6। देखो यहाँ 6 तरीका है। तो हमने कहा कि जो जितने प्रकार से तुम जॉब कर सकते हो उनमें क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होता है। यह कहलाता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब रहा कि हम लोग इन में से यदि 8 थिंग्स को अरेंज करना है, तब हम कितने तरीके से कर सकते हैं? इसको हम शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं NPR।
arrangement of r things from n different यानी n डिफरेंट थिंग्स दिया है, इसमें से r थिंग्स लेकर आप कितने तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं, यानी परमुटेशन कर सकते हैं। देखो r थिंग्स को अरेंज करना है, यदि 2 थिंग्स को अरेंज करना हो तो हमारे पास 2 प्लेस होंगे, यदि 3 थिंग्स को अरेंज करना हो तो 3 प्लेस होंगे। तो यदि r थिंग्स को हमें अरेंज करना है तो हमारे पास कितने प्लेस होंगे, r प्लेस। अब सोचो फर्स्ट प्लेस को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि तुम देखे ए बी सी हमारे पास 3 डिफरेंट लेटर थे, तो हम फर्स्ट प्लेस को 3 तरीके से अरेंज किए थे, यानी तीनों में से कोई एक लेकर अरेंज कर सकते हैं। उसी तरह से यदि n डिफरेंट थिंग्स है तो n में से कोई भी लेकर इस प्लेस को अरेंज कर सकते हैं। दैट इज फर्स्ट प्लेस कैन बी अरेंज बाई n विच। अब फर्स्ट प्लेस यदि n में से अरेंज हो गया, n तरीकों से अरेंज हो गया, तो सेकंड प्लेस को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। क्योंकि n तरीके से यह अरेंज हुआ, तो अब हमारे हाथ से एक थिंग्स निकल गया, यानी अब हमारे हाथ में कितने बच गए, n-1। तो अब इस प्लेस को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, n-1 तरीके से, या कितने तरीके से, n-2 तरीके से। अब इस तरह से आगे बढ़ते चला जाए तो यह आर्क प्लेस है। अब इसे कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। देखो कुछ विद्यार्थी तुरंत गलती कर देते हैं, सीधा सीधा बैठा देते हैं कि भाई 1 2 घटते जा रहा है, n-7 हम पुट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए, यह यदि फर्स्ट प्लेस है तो हम n-1 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। फिर n-1 है, इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं n-2-1। यह n-2 है, जबकि यह प्लेस कौन सा है, थर्ड है। तो यह देखो एक कम हो जा रहा है, यानी n-3-1। और समझ गए होंगे कि यदि सेकंड प्लेस है तो n-2-1 हो रहा है, थर्ड प्लेस है तो n-3-1 हो रहा है। तो यदि आर्थ प्लेस है तो इसे हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, n-r-1 तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं। क्लियर। अब हम लोग देखें permutation of n different things, permutation of r different things taken from n different things, इसको शॉर्ट में किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, NPR। एक और तरीके से अरेंज कर इसको शो किया जाता है PNR, लेकिन यह पॉपुलर है NPR। इसका अर्थ हुआ परमुटेशन ऑफ r थिंग्स टेकन फ्रॉम n डिफरेंट थिंग्स। याद रखिएगा इसमें टोटल जो है n क्या है, डिफरेंट है। हम लोग इसको देखें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से, इन सभी वेज है यानी तरीके हैं, उनमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। यानी NPR इक्वल टू n-1 n-2 कहाँ था, n-r+1। इसको ब्रैकेट को यदि तोड़ा जाए तो -r+1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इसको हम फैक्टोरियल में लिखें, तो इसको फैक्टोरियल में लिखने का क्या तरीका होगा। आप लोग जैसे फैक्टोरियल के विषय में जाते हैं, कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी इसको हम डिक्रीज करते हुए कहां तक ले जाएंगे, 1 तक ले जाएंगे। क्योंकि देखो यह नंबर क्या हो रहा है, 1 से डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज होते होते कहां तक जाएगा, 1 तक। तो इसे हम लिख सकते हैं अब सोचो इससे ठीक एक कम कौन सा नंबर होगा, क्योंकि देखो हर समय एक डिक्रीज हो रहा है, 1 नंबर डिक्रीज हो रहा है। तो यहां यदि हम 1 डिक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, n-r। उसी तरह 1 डिक्रीज करते करते हम लोग कहां पहुंच जाएंगे, 3 2 1। अब ध्यान दो तो यह 1 से लेकर n-r तक कंटिन्यू मल्टीप्लीकेशन हुआ न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में भी हमें करना होगा।
यानी n माइनस आर। अब सोचो, यह 1 से शुरू हुआ, 1 2 3 4 5, यह कहां तक, n तक आया, तो इसका अर्थ हुआ यह क्या हो गया, फैक्टोरियल n। यह 1 से शुरू होगा और कहां तक आया, n माइनस आर, तो यह क्या हो गया, फैक्टोरियल n माइनस आर। यानी यह हमें फॉर्मूला मिला, एन पी आर इक्वल टू फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस आर। ठीक है, तो यह फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा। यह तो समझाए कि कैसे आया, लेकिन काम का चीज क्या है, यह चीज इसे आप लोग नोट कर ले, एन पी आर इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। चलो अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करें। NP4 इक्वल टू 12NP2 बाई फॉर्मूला फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस 4, 12 फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस, इसको हम लोग इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में इक्वल टू 12 फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल। अब देखो इसमें फैक्टोरियल में तुम लोगों को यह समझाए, न्यूमरेटर में आप तब तक कॉमन लेते जाइए तब तक डिनोमिनेटर की इक्वल ना हो जाए, तो हम लोग n माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, फैक्टोरियल n माइनस 3। यदि n माइनस 3 भी हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, फैक्टोरियल n माइनस 4। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग फैक्टराइज करके n का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन यदि दो टर्म में है तब तो आप आसानी से क्वाड्रेटिक में चेंज करके सॉल्व कर लीजिएगा, यदि क्यूबिक में भी है तो सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन जैसे ही वो बाई क्वाड्रेटिक में जाएगा आपको प्रॉब्लम होने लगेगा। तो देखो यहां से क्या तरीका होगा n का डायरेक्ट वैल्यू निकालने का। यहां देखो यह दो नंबर्स में, दो नेचुरल नंबर्स कंटिन्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इसको भी हम कंटिन्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे, यानी n माइनस 2 n माइनस 3 इक्वल टू 4 इंटू। अब देखो यह भी दो नेचुरल नंबर कंटिन्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यह भी है, इसका अर्थ हुआ कि n माइनस 2 किसके इक्वल हो गया, 4 के, सो n इक्वल टू। तो इस फॉर्मूला पर आधारित यानी APR इक्वल टू फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r, इस पर आधारित इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, उनको आप लोग कुछ प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो डाउट्स हो पूछ लीजिएगा। ओके, चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं कि जैसे थ्री थिंग्स को अरेंज करना है तब तो आसानी से कर लिए, यदि 5 हो 6 हो तब तो इस तरह से हम अरेंजमेंट नहीं कर पाएंगे, तो उसका अरेंजमेंट बाय फार्मूला हम लोग कैसे निकालेंगे। 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है कि 4 डिजिट्स के आप कितने नंबर तैयार कर सकते हैं, यानी जितने तरीके से हम 4 डिजिट्स को अरेंज कर सकते हैं उतने नंबर हमारे पास तैयार हो गए।
तो देखो फॉर्मूला क्या है, एन में से आर को लेकर अरेंज करना है, एनपीआर। सेम उसी तरह से यहाँ गिवन नंबर्स कितने हैं, 6 हैं, तो यह क्या हो जाएगा, 6 में से 4 को लेकर अरेंज करना है, यानी 6p4 फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 6 माइनस 4। यानी तो देखो आसानी से हम लोग निकाल दिए। जैसे कि शुरू में तुम लोगों को समझाया था, 3 लेटर्स को 3 प्लेस पर कितने तरीके से अरेंज किए थे, 3p3 यानी फैक्टोरियल 3 माइनस 3, यानी फैक्टोरियल 3 का अर्थ हुआ 3 2 1, और यह हो गया फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है, तो हमें क्या मिला, 6। देखो शुरू में जो समझाए थे बस इस तरीके ही हुए थे, तो वही फार्मूला हम लोग इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। लेकिन देखो ये तो सीखने के लिए बेसिक चीज हुआ, क्वेश्चन जब भी आता है डायरेक्ट फार्मूला पर नहीं आता है, ठीक है ना, उसमें कुछ ना कुछ ट्विस्ट रहते हैं। जैसे सपोज करो तुमसे पूछेगा हाउ मेनी इवन नंबर्स ऑफ 4 डिजिट्स, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 4 डिजिट विच इज डिविजिबल बाय 3, विच इज डिविजिबल बाय 5, विच इज डिविजिबल बाय 11। तो इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चन होंगे, तो हम लोग चर्चा करें उसमें। यदि कोई कंडीशन लगा दिया तो आप डायरेक्ट फार्मूला नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखो फार्मूला में क्या है, 6 में से 4 को लेकर अरेंज किया, तो 6 में से 4 को लेकर किसी को कहीं भी अरेंज कर सकते हैं। लेकिन यदि कह दिया कि नहीं इवन नंबर, तो हमारे पास एक कंडीशन हो गया, यूनिट प्लेस पर कोई इवन नंबर ही होना चाहिए, जबकि फार्मूला से रखेंगे तो नहीं हो पाएगा। इसलिए फार्मूला जब सिंपल क्वेश्चन है तभी हम लोग यूज कर सकते हैं, और नहीं तो फिर कंडीशन के अनुसार हमें आगे बढ़ना होगा। तो फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन चर्चा करते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। इसको आप लोग समझ गए होंगे, ये बेसिक हुआ। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 4 डिजिट्स विच इज डिविजिबल बाय 5। अब देखो 5 के लिए हम लोग जानते हैं कि 5 के लिए क्या कंडीशन है, यूनिट प्लेस पर 5 या 0 होना चाहिए, तो 0 तो इसमें है नहीं, हम लोग सिर्फ 5 पर चर्चा करें। 4 डिजिट चाहिए तो 4 प्लेस। अब इस पहले कंडीशन को अरेंज करेंगे। कंडीशन क्या है, नंबर इज डिविजिबल बाय 5, यानी यहां पर हम क्या पुट करेंगे, 5। तो अब सोचो कि इसको हमने कितने तरीके से अरेंज किया, सिर्फ एक तरीके से। अब देखो इसे हम, अब तो कोई कंडीशन इधर है नहीं, तो जब इधर कंडीशन नहीं है तो अब हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यानी अब हमारे हाथ में कितने डिजिट्स बच गए, 1 2 3 4 5, और कितने प्लेस पर 3 को, इसमें से 3 को लेकर अरेंज करना है 3 प्लेस पर, तो 5p3 डायरेक्ट आप फॉर्मूला आप यहां से यूज कर सकते हैं कंडीशन अरेंज करने के बाद, या बिना फॉर्मूला के भी बना सकते हैं। जैसे सपोज करो अब 5 आपके हाथ से निकल गया, तो आपके हाथ में कितने डिजिट्स बच गए, 5। तो इस प्लेस को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 5 तरीके से। अब 2 डिजिट्स आपके हाथ से निकल चुका है, तो अब कितने बच गए, 4। तो इसे कितने तरीके से, 4 तरीके से। इसे कितने तरीके से, 3 तरीके से। तो अब टोटल कितना हो गया, 5 4
3। यानी इस क्वेश्चन से आप क्या सीखे कि यदि कंडीशन दिया हुआ हो तो पहले कंडीशन पर ध्यान दीजिए, उसके बाद आप परमुटेशन कीजिए। चलो इस पर एक और क्वेश्चन लेते हैं। जीरो हम रख देते हैं। जीरो रखने के बाद आप 4 डिजिट के कितने नंबर तैयार कर सकते हैं जो कि 5 से डिविजिबल हो। यह भी क्वेश्चन उसी पैटर्न का है कि यह 5 से डिविजिबल होगा, लेकिन यहां जीरो हो गया। देखो जब भी क्वेश्चन में डिजिट में जीरो दिया हुआ हो तो सावधान रहो, क्योंकि वह डिफरेंस करेगा। क्या डिफरेंस आएगा सो देखो। तुम सोचोगे कि 0 या 5 यूनिट प्लेस को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 0 या 5 दैट इज 2 वेज। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ध्यान दो, यदि हम यहाँ 5 पुट करते हैं तो इसको आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 1 2 3 4। 0 आप यहाँ नहीं रख सकते हैं, यानी यहाँ पर कितने तरीके हो जाएंगे, 4 तरीके हो जाएंगे। और जब हम 0 यहाँ पुट करते हैं तो आपके पास 5 तरीके होंगे, यानी यह 5 वेज हुआ। इसका अर्थ हुआ कि इस जब भी 0 यदि हो तो आप कंडीशन में तो आप उसे 2 केसेस लेकर बनाएंगे, when 0 on unit place and when 0 is not on unit place, that is 5 is on unit place। तो हम लोग इसे 2 केसेस लेकर सॉल्व करेंगे। जब हम 5 यहाँ पुट करते हैं तो 5 आपके हाथ से निकल चुका। अब यहाँ या तो 6 या 4 या 3 या 2, इसी चारों में से कोई रख सकते हैं। यदि 0 रखिएगा तो 4 डिजिट का नंबर नहीं रह जाएगा, 3 डिजिट का बनेगा। तो इसे आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 4 तरीके से। सपोज करो कि हमने यहाँ 3 पुट कर दिया तो 3 आपके हाथ से निकल गया। अब कितने डिजिट बच गए, 1 2 3 4, यानी 0 हम यहाँ रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसे कितने तरीके से, 4 तरीके से। अब मान लो यहाँ 2 रख दिए, अब कितने डिजिट आपके हाथ से निकल गए, 3 डिजिट आपके हाथ से निकल गए, बच कितने गए, 3। तो इसे कितने तरीके से, 3 तरीके से। टोटल कितना हुआ, 4 4 3, दैट इज 48। अब सोचो यदि हम 0 यहां पुट करते हैं, यदि हम यहाँ 0 पुट करते हैं तो इसे हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, हम पांचों में से कोई रख सकते हैं, यानी यह कितने तरीके हुए, 5, और यह हुआ 4 वेज, और यह हुआ 3, यानी टोटल 5 4 3, यानी टोटल कितना हो गया, 48 प्लस 60 100। यानी हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 4 डिजिट विच इज डिविजिबल बाय 5 इज 100। तो इस तरह से डिफरेंट कंडीशनल क्वेश्चन आएंगे, उस पर और भी हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए इस चीज को समझ लीजिए। इस तरह के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आप अपने बुक से सॉल्व कीजिएगा, नहीं आए तो पूछिएगा। डिविजिबल बाई 3। अब देखो डिविजिबिलिटी की कंडीशन तुम लोग जानते ही होंगे। 3 का कंडीशन क्या है, सम ऑफ द नंबर्स इज डिविजिबल बाई 3। 5 का यूनिट पर 0 5 हो। 6 का वह इवन नंबर होना चाहिए और साथ में 3 से डिविजिबल होना चाहिए। उसी तरह 9 का, 11 का, तुम लोग को 11 तक का कंडीशन जानकारी होनी आवश्यक है, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। 4 का भी कंडीशन है, लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाई 4।
8 का कंडीशन है लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैसे हमने समझा दिया 3 पर, 5 पर, 6 पर, 11 वाला क्वेश्चन आ जाए तो कंडीशन याद रहेगा तो बन जाएगा। 1 2 3 4 5 कह रहा है कि 4 डिजिट का नंबर जो डिविजिबल हो किससे, 3 से। अब यहां सोचो 3 से डिविजिबल होने का कंडीशन है कि सम ऑफ द नंबर्स इज डिविजिबल बाई 3। यहां पर सोचो कि यदि हम 1 बाई 1 यदि इसको सेलेक्ट करना शुरू करें, पहले इन 4 को, फिर इन 4 को, फिर इसको छाट कर इस 4 को, तब तो बहुत लंबा सोल्यूशन हो जाएगा। तो हम लोग इसको कैसे सॉर्ट कर सकते हैं? देखो सबका नंबर ऐड करो, 15 आ रहा है, क्या आ रहा है, सबका सब 15 आ रहा है। अब 15 में किसी भी नंबर को, इसको छोड़कर किसी भी नंबर को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो वह नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे सपोज करो कि हम चाहते हैं कि 1 नहीं ले, तो आप 1 मत लीजिए। 1 नहीं लीजिएगा तो सम ऑफ द नंबर्स क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और जो कि 14 3 से डिविजिबल नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि 3 हम नहीं ले सकते। इसका क्या अर्थ हुआ कि जो हम नंबर्स लेंगे अरेंज करने के लिए, उसमें किसे नहीं लेंगे, 3 को नहीं लेंगे। तब हमारे पास कितने नंबर बच गए, डिजिट्स बच गए, 1 2 4 5, यानी 4 डिजिट है, और 4 डिजिट है और 4 प्लेस पर अरेंज करना है। तो आप डायरेक्ट अरेंज कर सकते हैं 4p4, यानी फैक्टोरियल, यानी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 24। क्लियर? अब इसी क्वेश्चन में देखें, समझ गए हो गए आप लोग? हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 4 डिजिट्स, क्वेश्चन यही डिजिट से ही है, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 4 डिजिट्स डिविजिबल बाई 6, डिविजिबल बाई 6। अब यहां पर क्या हो गया कि यार 6 के डिविजिबल होने का क्या कंडीशन है? तो देखो तुम लोग पिछले क्लासों में पढ़े होगे कि कोई भी नंबर यदि n से डिविजिबल है तो n के जितने भी फैक्टर होंगे सबसे डिविजिबल होना चाहिए उसको। तो इसका अर्थ हुआ कि 6 से डिविजिबल होने का क्या कंडीशन है कि वह 3 से डिविजिबल भी होना चाहिए और 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो 3 का तो कंडीशन आप देख लिए। अब 2 का क्या कंडीशन है कि यूनिट प्लेस पर कोई इवन नंबर ही होना चाहिए। तब इसे आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? क्योंकि 3 से के कारण इसको तो रख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इसको नहीं रखिएगा तभी जाकर आपका सम क्या होगा, 12 हो रहा है, जो कि 3 से डिविजिबल है। अब आपके पास अरेंज करने के लिए कितने डिजिट्स हैं, 1 2 4 5। क्वेश्चन कर रहा है कि 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, दैट इज यूनिट प्लेस पर या तो 2 होगा या 4 होगा। तो इसे आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 2 वेज, यानी 2 रखिएगा या 4, लेकिन ध्यान रखिएगा कोई एक ही ना। अब 1 डिजिट आपके हाथ से निकल चुका है, कितने बच गए, 3। तो इसे आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 3 तरीके से। सपोज किया कि 1 पुट कर दिया है, 2 5 बचा, तो यह कितने तरीके से, 2 तरीके से। अब यह 1 तरीके से। अब हमारे पास कितने अरेंजमेंट हो गए, 3 2 1 2, यानी कितने नंबर्स होंगे जो 6 से डिविजिबल है, 3 इंटू 2 इंटू 2, ये दैट इज क्लियर। एक चीज और, शुरू में ही हम कहते हैं कि परमुटेशन ऑफ आर थिंग्स टेकन फ्रॉम एन डिफरेंट थिंग्स। इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि किसी भी परमुटेशन में अभी रिपीटेशन अलाउड नहीं है। इस टॉपिक के बाद हम लोग चर्चा करेंगे तो रिपीटेशन वाले क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। हाउ मेनी
number of 4 digits greater than 3456 from 2456. चलिए 23456 दिया हुआ है, गिवन डिजिट्स ये दिए हुए हैं। हमें जो नंबर 4 डिजिट्स का तैयार करना है 3456 से ग्रेटर होना चाहिए। ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, इस पर हम लोग चर्चा करें। देखिए यदि यहां पर हम 2 पुट कर देते हैं, सोचो यहां पर हम 2 पुट कर देते हैं तो बाकी आप कुछ भी अरेंज कर दीजिए, यह नंबर 3456 से ग्रेटर नहीं हो सकता है। तो यहां पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं 3456। अब 3 पर सोचो, यदि 3 पुट कर देते हैं तो एक कंडीशन हो जाएगा। मान लो कि 3 के बाद यदि हम 2 पुट कर देते हैं तो यह 3456 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि हम यहां 4 और 5 और 6 इस तीनों में से कोई भी पुट करते हैं तो वह नंबर क्या होगा 3456 से बड़ा होगा, क्योंकि यह जो नंबर होगा वो 4000, 5000 या 6000 से ग्रेटर होगा, ठीक है। तो वह निश्चित है कि इससे ग्रेटर होगा। तो 2 केसेस हम लोग लेकर बनाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट केस, जब हम यहाँ 4 या 5 और 6 तीनों में से कोई एक पुट करते हैं, दैट इज 3। अब सपोज करो कि हमने 4 यहां पुट कर दिया। अब तुम्हारे हाथ में कितने डिजिट बच गए 1 2 3 4। अब किसी को कहीं भी अरेंज कीजिए, जो भी नंबर मिलेगा वो 4000, 5000, 6000, मतलब कि इससे तो ग्रेटर होगा ही। तो अब आप फ्री हैं, किसी नंबर को कहीं, किसी डिजिट को कहीं भी अरेंज कीजिए। तो इसको आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं 4, इसको कितने तरीके से 3, और इसको कितने तरीके से, दैट इज 3 4 0। अब 3 पर हम लोग चले। यदि हम 3 यहां पुट करते हैं तो फिर 2 कंडीशन लागू हो जाएगा। क्या कंडीशन लागू हो जाएगा सोचिए, यदि 3 के बाद 2 रख देते हैं, 3 के बाद क्या रख देते हैं 2 रख देते हैं, तो यह 3 4 5 6 से छोटा हो जाएगा। यदि 4 भी रखते हैं तो पर भी एक प्रॉब्लम है, 4 के बाद यदि 2 रखते हैं तो यह इससे छोटा हो जाएगा। यानी 3 के बाद यदि हम 5 या 6 रख देते हैं तो हम फ्री है, उसके बाद कोई भी नंबर रखेंगे तो वह इससे ग्रेटर होगा। तो 3 के बाद यदि हम 5 या 6, दैट इज 2 वे। यह तो 1 ही तरीका हुआ। यह कितना हुआ 5 रख सकते हैं या 6 रख सकते हैं। तो हमारे हाथ से 3 भी निकल गया, 5 और 6 यानी दोनों में से कोई एक। अब आपके हाथ में कितने डिजिट बच गए 1 2 3, यानी इसे आप कितने तरीके से अब अरेंज कर सकते हैं 3, और यह कितने वेज से 2। टोटल कितना हुआ 2 3 यानी 3। अब हम लोग चले, यदि 3 के बाद हम लोग 4 पुट करें, तब सोचिए अब यहां आप क्या रख सकते हैं। यदि 5 रखिएगा तो 5 रखने के बाद कुछ भी नंबर रखिए, इससे तो ग्रेटर हो नहीं सकता है। हाँ 6 रखने पर इक्वल हो सकता है लेकिन ग्रेटर नहीं हो सकता है।
इसका मतलब 5 यहाँ नहीं रख सकते हैं। तो यह आपके पास वन वेज हुआ, यह भी वन वेज हुआ, और यह सिर्फ हम यहाँ 6 रख सकते हैं और कुछ नहीं। तो यह कितना हुआ? वन वेज हुआ। अब यहाँ पर आप कुछ भी पुट कीजिए, आपके हाथ से 3 डिजिट तो निकल गया, 3 निकल गया, 4 निकल गया, 6 निकल गया, बचा कितना? 2। तो इसे कितने तरीके से? 2 वेज। तो आपके पास कितने तरीके हुए? 1 1 1 मल्टीप्लाई 2। टोटल कितना हुआ? 72 आया है, प्लस 12 प्लस 2। तो इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा लॉजिकल क्वेश्चन होता है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, चलिए इसको इस तरह का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन मिलेगा ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू। ध्यान रखना क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा, बहुत का डिफरेंस आ जाता है। जैसे हम कहते हैं ग्रेटर देन, तो ठीक है, आई इक्वल टू, तब आपके पास ये कितने तरीके हो जाते हैं? 2 तरीके हो जाते हैं। ठीक है,